सपना अपने पति राहुल के साथ अपने एक छोटे से फ्लैट में रहा करती थी। उन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना खाना बना रही होती है कि तभी राहुल सपना के पास आकर उससे कहता है, सपना काफी दिन हो गए हम कहीं टूर पर नहीं गए, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या राहुल, हर साल तुम दिल्ली से बाहर का टूर करते हो, जबकि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। एक बार विलायत भी तो घूमा जाए, आखिर मैं भी तो देखूं विलायत कैसा है। सपना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे सामने विलायत का नाम मत लिया करो। मुझे कभी विलायत नहीं जाना। राहुल, हर किसी का सपना होता है कि वो अपने देश से एक बार बाहर घूमने जाए, पर तुम तो विलायत का नाम सुनते ही मुझसे नाराज हो जाते हो। आखिर तुम विलायत का नाम सुनते ही इतने नाराज क्यों हो जाते हो? तुम नहीं समझोगी, प्लान कैंसिल करते हैं। राहुल, ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम हमेशा अपनी चलाते हो। राहुल सपना के बात सुनकर नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सपना राहुल को मनाने की काफी कोशिश करती है, पर राहुल नहीं मानता। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से राहुल के फोन पर किसी का फोन आता है। राहुल के नंबर पर ये किसका फोन आ रहा है? ये नंबर तो हमारे इंडिया का नहीं है। इतना सोचकर अब जैसे ही सपना फोन उठाने जाती है कि तभी वहाँ राहुल आ जाता है और सपना के हाथों से फोन छीन लेता है और फोन काट कर सपना के ऊपर एक बार फिर से नाराज होने लगता है। सपना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, अनजान नंबर से आए फोनों को मत उठाया करो। राहुल, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी, बस देख रही थी। अच्छा राहुल, अभी जो तुम्हारे फोन पर फोन आ रहा था वो नंबर हमारे इंडिया का नहीं था। क्या तुम जानते हो किसका फोन था? मैं नहीं जानता, छोड़ इन बातों को, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज आने में लेट हो जाएगा। राहुल एक बार फिर सपना से झूठ बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब सपना को राहुल पर शक होने लगता है और एक दिन जब दोबारा राहुल के फोन पर उसी नंबर से फोन आता है तो सपना फोन उठा लेती है। हेलो राहुल बेटा, कैसा है तू? तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आ रही? आप कौन बोल रही हैं? और राहुल को कैसे जानती हैं? उधर से कोई जवाब आता कि उससे पहले ही नेटवर्क की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। सपना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर फोन पर वो औरत कौन थी जो राहुल को बेटा बोल रही थी। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब राहुल ऑफिस में होता है तो सपना के घर पर एक विलायती औरत आती है। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं और ना ही आज से पहले आपको कहीं देखा। तुम मुझे नहीं जानती हो, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारी सास। मेरी सास? मैं कुछ समझी नहीं। माफ करना बहू, मैं अचानक यहाँ आ गई, इसलिए तुम घबरा रही होगी, पर मैं सच में तुम्हारी सास हूँ। जब राहुल छोटा था तब मैंने उसके पिता से जिद की थी कि हम भी विलायत में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन राहुल के पिता ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मैंने अपना करियर बनाने के लिए अपने बेटे और पति को छोड़ दिया और खुद विलायत चली गई। आज पूरे 15 साल बाद वापस आ रही हूँ। आने से पहले मैंने कई बार राहुल से बात करने की कोशिश की, पर वो मेरा फोन ही नहीं उठाता, ना ही मुझसे बात करता है। पर राहुल ने तो मुझे आपके बारे में... खैर, आप बहुत दूर से आई हैं, थक गई होंगी, बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अब सपना अपनी सास के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है और साथ ही साथ राहुल को सारी बात बताती है और अपनी सास के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बहू, मैं चाय नहीं पी सकती, इसमें शुगर है और मुझे डायबिटीज है। मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसीलिए इतनी उम्र में भी जवान दिखाई देती हूँ। माफ करना, मुझे पता नहीं था, मैं आपके लिए ग्रीन टी ला देती हूँ। नहीं बहू, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, राहुल कब आएगा? बहुत टाइम हो गया उसे देखे हुए, उससे मिले हुए। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मुझसे नाराज है। वैसे तुम भी बहुत हैरान होंगी अपनी इस विलायती सास को देखकर। सही कहा आपने, हैरान तो मैं भी हूँ और मुझे समझ आ गया कि राहुल अपनी माँ से इतना नफरत क्यों करते हैं। आखिर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? माँ जी अपने खुद के बेटे और पति को छोड़कर चली गई और आज अचानक से वापस आ गई, क्यों? सपना अपने सास से बात कर ही रही होती है कि तभी राहुल वहाँ आ जाता है और अपनी माँ को देखकर अपनी माँ पर भड़कने लगता है। इतने सालों बाद आपको अपने बेटे की याद आ गई या फिर आप किसी मतलब से आई हैं? साफ साफ बताइए, क्यों आई आप यहाँ? राहुल, आराम से बात करो, वो तुम्हारी माँ है। इसी बात का तो दुख है कि यह औरत मेरी माँ है, जो आज से 15 साल पहले मेरे पिता और मुझे छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ विलायत चली गई। और हो ना हो
आज 15 साल बाद ये विलायत से वापस यहाँ इसलिए आई है ताकि अपने दूसरे बच्चों को मुझसे मिलवा सके और पिताजी ने जो जमीन मेरे लिए छोड़ी है उसमें ये हिस्सा मांग सके। इतने सालों बाद निमी सिर्फ अपने बेटे से मिलने विलायत से आई थी, पर अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपनी सास के आंखों का आंसू देखकर सपना पिघल जाती है और राहुल को समझाने की कोशिश करती है। राहुल शांत हो जाओ, उन्हें एक बार बोलने का मौका तो दो। आखिर वो आपकी माँ है और आप उनके बेटे, और एक माँ अपने बेटे से ही तो मिलने आई है ना। नहीं बहू, आज उसे बोलने दे, उसका गुस्सा जायज है। पर आज मैं अपने बेटे की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। मैंने नहीं बल्कि उसके पिता ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने उस विलायती आदमी से शादी कर ली और विलायत में रहने के लिए चली गई। और मैंने कभी अपनी दूसरी संतान नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन सब की वजह से मेरे बेटे राहुल का हक बट जाए, मेरा प्यार बट जाए। और यहाँ मैं अपने बेटे का हक छीनने नहीं बल्कि देने के लिए आई हूँ। मैंने विलायत में कुछ प्रॉपर्टी जमा की है राहुल के लिए, और मैं चाहती हूँ कि लास्ट टाइम अपने बेटे को देख लूँ, क्योंकि मैं कैंसर की मरीज हूँ। अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर निमी टेबल पर कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर रख देती है और घर से जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर ही गिर जाती है। अब राहुल जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ के पास बस थोड़ा सा समय बाकी है। माँ, आज इतने सालों बाद आप मुझसे मिली हैं। मैं हमेशा आपसे नफरत करता रहा और आज जब मेरी गलतफहमी दूर हुई तो आप मुझे फिर से छोड़कर जा रही हैं। हाँ बेटा, मेरा जाने का समय हो गया है। 15 साल पहले मैं तुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। राहुल अपनी माँ से आखिरी बार गले मिलता है और निमी अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ देती है, जिसके बाद राहुल के अंदर की सारी नफरत और कड़वाहट भी खत्म हो जाती है और राहुल सपना के साथ विलायत चला जाता है और अपनी माँ के घर में रहने लगता है। आरती के व्हाट्सएप पर सुबह सुबह किसी नंबर से कोई एक वीडियो भेजता है। आरती जब वो वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फ्लैशबैक। हाल ही में आरती के पति विनोद की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और विनोद एक सरकारी बैंक में जॉब किया करता था। उसकी मौत होने के बाद विनोद की नौकरी आरती को मिल जाती है। आरती फोर्स की जॉब तो मिल जाती है, लेकिन आरती के ससुराल वाले विनोद के जाने के बाद आरती को घर से निकाल देते हैं। लेकिन आरती हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी सहेली अनीता को फोन करके उससे कहती है, अरे अनीता, मुझे ना कोई किराए पर घर दिला दे यार। तुझे तो पता है ना, मेरे पति की मौत हो गई है। अब इस विधवा को कोई जल्दी किराए पर घर नहीं देता। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ऐसा कर कि तू मेरे घर पे आ जाना। मेरे घर में एक कमरा खाली है और तू वहीं पे रह लियो किराए पर। वही किराया बाहर देगी, वो मुझे दे दियो। अच्छा, लेकिन अगर तेरे हस्बैंड को कोई एतराज हुआ तो? अरे तू ना चिंता मत कर। मेरे हस्बैंड जब शाम को घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू शाम को मेरे घर पे आ जा डिनर के लिए। मेरे हस्बैंड तुझे देख भी लेंगे और उनको यकीन भी हो जाएगा कि मैं किसी सही इंसान को कमरा दे रही हूँ रहने के लिए। चल, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। इसी बहाने एक बार मैं तेरा घर भी देख लूंगी। आती हूँ फिर शाम को। इस तरह से आरती अनीता के घर जाती है। थोड़ी देर बाद अनीता का पति मनोज अपने ऑफिस से घर आ जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अनीता मनोज से कहती है, मनोज, ये मेरी सहेली है आरती। अभी हाल फिलहाल में ही इसके पति की डेथ हो गई थी और ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे रहने के लिए कमरा चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसे अपना ऊपर वाला कमरा दे दे किराए पर। वैसे भी खाली पड़ा है, किसी के काम आ जाएगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। आरती दिखने में भी अच्छी है, बल्कि आपसे भी अच्छी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरती, तुम कल ही हमारे घर में शिफ्ट कर दो। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, किराया मुझे समय से चाहिए। मुझे हर महीने चिक बाजी नहीं चाहिए। अरे आप चिंता ना करो, मैं जॉब करती हूँ। हर महीने मेरी सैलरी टाइम पर आती है, तो समय से मैं आपका किराया दे दूंगी। आपको मेरी वजह से किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे बस एक छत चाहिए थी। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरती अगले ही दिन मनोज के घर में शिफ्ट कर लेती है। इस तरह से सब कुछ यूं ही हंसी खुशी चल रहा था। फ्लैशबैक आउट।
ऐसे ही आरती के व्हाट्सएप पर सुबह सुबह किसी नंबर से उसे कोई एक वीडियो भेजता है। आरती जब वो वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फोन आता है और वहाँ से एक आदमी बोलता है, वीडियो देखकर तो समझ गई होगी कि ये वीडियो तेरा ही है। अगर चाहती है कि मैं तेरा वीडियो कहीं वायरल ना करूँ तो चुपचाप मेरे बताए गए एड्रेस पर आ जाना और अपनी एक रात मेरे नाम करना। और अगर तूने ये नहीं किया तो ये वीडियो मैं हर जगह वायरल कर दूंगा। उसके बाद तू कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वैसे भी विधवा है, हर कोई तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। अगर चाहती है कि ये बात दबी की दबी रह जाए तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर। मेरे बाथरूम में तुमने कैसे कैमरा लगा दिया और मेरी नहाने का वीडियो तुमने कैसे बना ली? तुम हो कौन? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। देख, तेरे पास एक दिन का समय है, सोच ले कि तुझे क्या करना है। उसके बाद अगर तूने मना किया या फिर किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये वीडियो मैं पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा। उसके बाद तो तू ना जॉब करने के लायक रहेगी ना ही जिंदा रहने के। तुम्हें वीडियो कहाँ से बना ले? भगवान के लिए इस वीडियो को डिलीट कर दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? देख, मेरी तरफ से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बस तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए एक रात के लिए मैं तुझे चाहता हूँ। मेरी भूख और मेरी प्यास मिटा दे। उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बेचारी आरती बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद मनोज आरती से कहता है, अरे आरती, किराया देने का समय आ चुका है। तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे समय से किराया चाहिए होता है। तुमने तो पहली बार में ही ऐसा कर दिया। आगे से तुम्हें कौन रखेगा घर में? माफ करना, मेरा ध्यान हट गया। मैं आपको कल ही किराया देती हूँ। आरती अपने कमरे में चली जाती है। आरती के पास बार बार उसी आदमी का फोन आने लगता है। आरती परेशान हो जाती है और कहती है, देखो, मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मैं एक विधवा हूँ। लोग मुझे ताने देकर मार डालेंगे। अगर मेरे ऐसा करने के बाद तुमने ये वीडियो डिलीट किया, मैं एक रात के लिए तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं उसी एड्रेस पर आ जाऊंगी। गुड, मैं रात को तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगा और ठीक रात को 8 बजे मेरे भेजे गए एड्रेस पर जो होटल है वहाँ पर मुझे मिल जाना। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रात को 8 बजे आरती उसी होटल में पहुंच जाती है। आरती बहुत देर से उस आदमी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांधे हुए आरती के पास आता है और उसे बुरी तरह से छूने लगता है। तभी आरती किसी तरह से उस आदमी के चेहरे से उस कपड़े को हटाती है और उसका चेहरा देखने के बाद आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी सहेली का पति मनोज था। तभी आरती मनोज से कहती है, मनोज, आप इतने घटिया इंसान है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे आपको क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अभी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की ही नहीं है मैंने। वीडियो अभी रखा है मेरे पास और अभी तक तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई नहीं है। अरे भगवान से डरो। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें जाना तो भगवान के पास ही है। उसके बाद भगवान तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये सोचा है कभी तुमने? देख, जो करने आया वो मुझे करने दो। तभी वहाँ पर आरती की सहेली अनीता और पुलिस आ जाती है। ये देखकर मनोज कहता है, ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि किसी को मत बताना। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज नहीं तो कल छूटने के बाद ही सही मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुझे क्या लगा था मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? जो इंसान मुझे आए दिन टॉर्चर कर रहा है फोन पर, क्या मैं उसकी आवाज नहीं पहचानूंगी? मैं तुम दोनों की बात करने के तरीके को समझ गई थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। इसलिए मैंने अपनी प्लान में अनीता को शामिल किया और तुम जैसे दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अगर डेरा डालना ही पड़ा तो वही सही था। इस तरह से पुलिस मनोज को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है। आरती और अनीता की सूझबूझ से आरती की जिंदगी बच जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया सपनों में जीने वाली चिड़िया थी, फिर इसके लिए चाहे उसे कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े। चिंकी चिड़िया की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उसका पति कालू कौवा उसे बहुत प्यार करता था और कोशिश करता था कि उसकी सभी डिमांड्स पूरी कर सके। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने पति कालू कौवे से कहती है, आप मेरे लिए बनारसी साड़ी तो लेकर आए नहीं जो कल मैंने बाजार में देखी थी। आपको ना घर के सारे काम याद रहते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ मांग लूं तो आप भूल ही जाते हैं, क्यों? चिंकी माय डार्लिंग, मैं
कभी कुछ नहीं भूलता, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए तुम्हारी साड़ी नहीं लेकर आ पाया। कल पक्का ला दूंगा। सॉरी यार, गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा, मेरे लिए पैसे खत्म हो गए थे जो अपनी बहन के लिए सोने के कंगन बनवा कर लाई हो। बेवकूफ मत बनाया कर मुझे। बहन का सामान लाने में तो आपके पैसे खत्म नहीं होते, लेकिन अगर मैं कुछ मांग लूं तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। कालू कौवा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी माँ सुंदरी कौवी की पेंशन और कालू की सैलरी से घर का खर्चा चलता है। कालू कौवा अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया की शादी के लिए भी बचत करके पैसे जोड़ता है, लेकिन चिंकी चिड़िया दुनिया की चकाचौंध में बराबर खोई रहती है। महंगी महंगी गाड़ियों में बैठना, होटल्स में खाना और किटी पार्टी ज्वाइन करना, महंगे महंगे ज्वेलरी पहनना, ये लग्जरी लाइफ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। इसीलिए वो अपने पति को दिन रात सुनाती रहती है। एक दिन, कालू जी कल आपको ऑफ है ना, तो कल हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है चिंकी, मैं बाकी सबको भी बोल देता हूँ, घर में सब तैयार हो जाए। तुम माँ और टुनटुनी साथ मिलकर अच्छा सा खाना भी बना लेना, हम खाना पैक करके ले जाएंगे। कालू जी कभी तो आप कंजूसी करना छोड़ दीजिए, कल हम सब बाहर ही खाना खा लेंगे, अरे इससे आपकी दौलत में कोई कमी नहीं हो जाएगी। चिंकी, अगर मैं पैसे कम खर्च करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ। हमें टुनटुनी चिड़िया की शादी के बारे में भी तो सोचना है, और आजकल देखो ना कितनी महंगाई है। कालू कौवा इस तरह से चिंकी चिड़िया को समझाता रहता था, लेकिन चिंकी चिड़िया कभी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होती। अगले दिन पूरी फैमिली बाहर घूमने गई। पूरी फैमिली पार्क में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी चिंकी चिड़िया की नजर एक अमीर पक्षी बंटी कबूतर के ऊपर पड़ी। बंटी कबूतर अपने कुछ पक्षी दोस्तों के साथ वहां पर आया था, और वो इतना हैंडसम लग रहा था कि चिंकी चिड़िया की नजर तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। अगले दिन चिंकी चिड़िया मॉल शॉपिंग करने गई। मॉल में भी उसकी मुलाकात बंटी कबूतर से हो गई। चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, सुनिए जी, कल आप पार्क से आए थे ना अपने कुछ दोस्तों के साथ? आप भी थी क्या कल वहाँ पे? मैंने देखा तो था आपके साथ आपकी फैमिली थी शायद ना, आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद थी। ओह अच्छा, तो आप शादीशुदा है। वैसे आपके पति क्या काम करते हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अब बंटी कबूतर और चिंकी चिड़िया का बातों का सिलसिला आम हो गया था। बंटी कबूतर का रहन सहन और उसकी धन दौलत ने चिंकी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, और उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। बंटी कबूतर के साथ अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाना, महंगी महंगी कारों में घूमना, महंगे तोहफे लेना, डायमंड की ज्वेलरी पहनने का दौर शुरू हो चुका था। एक दिन कालू कौवे ने अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया के गलों में महंगा हार देखा तो उससे पूछा, चिंकी तुम इतना महंगा हार कहाँ से लेकर आ गई? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इतने पैसे तो कभी नहीं दिए जो तुम अपने लिए इतना महंगा हार खरीद सको। कालू कौवे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, कालू जी तो मैंने अपनी बचत के पैसों में से खरीदा ये हार। हाँ अच्छा चिंकी, तुम बचत भी करते हो, मुझे तो हैरानी है। अब कालू कौवे के ऑफिस जाने के बाद चिंकी चिड़िया किसी न किसी बहाने से घर से बाहर जाने लगी। एक दिन जैसे तैसे करके चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर से मिलती है और उससे कहती है, बंटी अब मुझे लगता है हमारा मिलना मुश्किल है, मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकलने नहीं देते, उन्हें ना मुझ पर शक होने लगा है। चिंकी तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं तुमसे ही शादी करता, फिर तुम्हें रोकने टोकने वाला ना कोई नहीं होता। अच्छा तो आप शादी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। चिंकी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर कुछ देर चुप रहता है। बोलो ना बंटी, तुम चुप क्यों हो? मेरी बातों का जवाब दो। कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ सकती हो? अपने पति को बुला सकती हो? नहीं ना, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। चिंकी चिड़िया चुपचाप अपने घर आती है और घर जाकर अपने पति से तलाक मांगने लगती है, लेकिन कालू कौवा तलाक देने से मना कर देता है। चिंकी जब मेरी बहन टुनटुनी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तलाक नहीं दूंगा। अब चिंकी चिड़िया घर वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। वो खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देती तो कभी मिर्च, पर इससे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और चिंकी चिड़िया को घर में झगड़ा करने में कोई मौका नहीं मिलता। चिंकी ये सब देखकर मन ही मन सोचती है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब मैं भी इनका जीना हराम कर दूंगी। अब चिंकी चिड़िया ने अपने घर वालों की जान से खेलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और तेल गिराने के बाद सुंदरी कौवी सीढ़ी से उतर ही रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसने कई महीनों के लिए बिस्तर पकड़ लिया। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन घर वालों ने फैसला किया। सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है,
कालू, इससे पहले चिंकी बहू इस घर में से किसी की जान ले ले तो इसे तलाक दे दे बेटा। माँ, लेकिन मैं टुनटुनी की शादी से पहले ये सब नहीं कर सकता। टुनटुनी का रिश्ता होने में बहुत परेशानी होगी और जंगल के सभी पक्षी क्या कहेंगे। लेकिन बेटा, चिंकी बहू की नजरों में तेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं। जब वो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ। अब उसे जबरदस्ती रोकने का कोई फायदा नहीं। वो तो तेरे छोड़ने से पहले ही जा चुकी है। उसे तो बस तलाक के पेपर चाहिए। अपनी माँ के समझाने पर कालू कौवा तलाक के लिए मान गया और दोनों पति पत्नी कानूनी रूप से अलग हो गए। चिंकी चिड़िया तलाक होने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन कालू कौवा बहुत दुखी था। उसे तो चिंकी चिड़िया के साथ बिताए पल बहुत याद आते थे। तलाक होने के बाद कालू कौवा चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मुझे लेकिन इस बात का दुख रहेगा कि तुमने मेरे प्यार को कभी समझा नहीं। बस मुझे इस बात की खुशी कि तुम खुश रहो और हमेशा खुशी रहना। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा उदास मन से वहां से चला गया। चिंकी चिड़िया खुशी खुशी तलाक के पेपर लेकर बंटी कबूतर के पास गई। देखो बंटी, आखिरकार लाख कोशिशें करने के बाद मुझे मेरे ससुराल वालों से मुक्ति मिल ही गई। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब हम दोनों आजाद हैं। अब हम शादी कर सकते हैं। हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। चलो तुम जल्दी से आराम से शादी कर लेते हैं। क्या चिंकी, क्या बचपना है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए कोई वादा नहीं किया था और तुमने अपने पति से तलाक लेने से पहले मुझसे पूछा था क्या। बंटी, तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था तलाक लेने के लिए। अरे चिंकी, मैंने तुमसे तलाक लेने के लिए कहा और तुम इतनी जल्दी मान गई। जब तुम अपने परिवार की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, तो तुम मेरी क्या हो गया। तुम्हें पैसों के अलावा किसी चीज से प्यार नहीं है। तुम एक लालची औरत हो। बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया के मुंह पर ढेर सारे पैसे मारता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद चिंकी चिड़िया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो अपने अतीत को याद करके आंसू बहाती रहती है। उसे अपने पति से की गई आखिरी मुलाकात याद आती है। अपने पति के एक एक शब्द उसे याद आने लगे। लेकिन अब पछताने से होता क्या है। उसके बाद तो उसके लिए तो चारों रास्ते बंद हो चुके थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया कालू कौवे से डिवोर्स क्यों लेती है? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।